नमस्कार दोस्तों, मैं RK साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास एवं मनोविज्ञान। उसमें हम लोगों ने जो है 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे और 4th यूनिट यानी चौथी यूनिट में पढ़ रहे थे। चौथी यूनिट में हम लोग अब प्रेरणा मोटिवेशन यानी पढ़े थे, अब प्रेरणा के सिद्धांत पढ़े थे। उसी के क्रम में आगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंगिक रूढ़िबद्धता यानी समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं। समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे, इसे हम जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता भी कहते हैं या हम इसे लिंग पूर्वाग्रह के भी नाम से जानते हैं। ये लिंग पूर्वाग्रह क्या है? जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं जो है वो समान होती हैं, किसी भी प्रकार का उनमें अंतर नहीं होता है। जबकि अंतर होता है तो वो अंतर होता है शारीरिक विषमताओं में। ये जो शारीरिक विषमताओं में अंतर होता है उसे अंतर कहते हैं। लेकिन समाज में व्याप्त ऐसे विचार हैं जो बालक को बालिका से अधिक श्रेष्ठवान या क्षमतावान मानते हैं। इसी को हम जो है लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि ये लिंग क्या है। लिंग क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिंग है ये जो है जैविक संरचना नहीं है। लिंग कैसी संरचना है? तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। ये सामाजिक संरचना है। लिंग कैसी है? सामाजिक संरचना है। लिंग ये जैविक संरचना नहीं है, क्योंकि लिंग का मतलब विज्ञान में चाहे जो कुछ होता हो, लेकिन बाल विकास में लिंग का मतलब होता है जेंडर। जेंडर में यानी पुरुष या महिला। साइकोलॉजी में लिंग का मतलब होता है जेंडर यानी। और ये संरचना लिंग कैसी है? तो ये सामाजिक संरचना है। और इसका निर्माण कैसे होता है? यानी सामाजिक संरचना यानी भेदभाव का निर्माण कैसे होता है? तो भाषा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा इसका निर्माण होता है। भाषा के द्वारा इसका निर्माण होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग कैसी संरचना है? तो ये जैविक संरचना नहीं है। ये जैविक संरचना नहीं है। और ये कैसी संरचना है? तो ये एक सामाजिक संरचना है और इसका निर्माण जो होता है भाषा के द्वारा होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम खाना खा रहा है और सीता खाना बना रही है। यानी राम लड़का है तो खाना खा रहा है और सीता लड़की है तो खाना बना रही है। यानी ये क्या है? यही तो जेंडर है, यही तो लैंगिक मुद्दे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़के घर का काम करेंगे और लड़के हमेशा बाहर का काम करेंगे। भाई ऐसा क्यों है? यही तो है लैंगिक रूढ़िबद्धता, यही तो है पक्षपात। अगला है कि लड़के शारीरिक रूप से सबल होते हैं तथा लड़कियां हमेशा कोमल होती हैं। ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लड़के गणित व विज्ञान जैसे विषय लेंगे तथा लड़कियां गृह विज्ञान व सिलाई कढ़ाई जैसे विषय लेंगी। ये कैसी संरचना है? ये लैंगिक संरचना है, लिंग पूर्वाग्रह है। यानी प्राचीन समय में जो धारणाएं चली आ रही थी वही पक्षपात है। यानी भाई कोई रिसर्च तो नहीं हुआ है कि ये काम केवल लड़का ही करेगा, लड़की नहीं करेगी। ये कोई क्या है? कोई रिसर्च नहीं हुआ है, इसको हमने आपने बनाया है। तो ये कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है और इसका निर्माण भाषा के द्वारा होता है। इसके भेदभाव क्या हैं? तो हम आपको बताते हैं कि लैंगिक रूढ़िबद्धता के भेदभाव।
लैंगिक रूढ़िबद्धता के भेदभाव, तो हम भेदभाव में करें कि लिंग पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। इनमें पहले से निर्धारित धारणाओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी लिंग क्या है, तो यानी पहले से निर्धारित जो धारणाएं हैं उस आधार पर इसका भेदभाव किया जाता है। अगला पॉइंट इसका देखते हैं कि लैंगिक असमानता का आधार क्या है। स्त्री व पुरुष की बनावट ही नहीं बल्कि क्या है, इसके बारे में प्रचलित ऐसी रूढ़वादियाँ हैं, धारणाएं हैं जो छवियों को स्वीकृत देती हैं। अभी आपको बताएं कि ये पक्षपात कहाँ से होता है, समाज से होता है। अगला पॉइंट ये है कि लड़के व लड़की के लालन पालन में अनेक समानताएं हैं। यानी लड़के और लड़की के लालन पालन में अनेक समानताएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ विषमताएं इनके मन में बैठाल दी जाती हैं, तो उसी के द्वारा जो है भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि लड़के ज़्यादा सबल होते हैं और लड़कियां कोमल होती हैं। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ये समाज ने इसका निर्माण किया है। लैंगिक भेदभाव दूर करने के कारण क्या हो सकते हैं, तो उसको हम बताते हैं कि लैंगिक भेदभाव किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। एनसीईआरटी 2005 ने एक मुहिम चलाया और एनसीईआरटी ने बताया कि हम किसी के घर में यदि लैंगिक भेदभाव हो रहा है तो उसको तो मैं समाप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं समाप्त करने की शुरुआत इसकी जो है विद्यालय से करूँगा। कहाँ से करूँगा, मतलब लैंगिक जो भेदभाव होता है उसकी एनसीईआरटी ने कहा कि मैं इसकी शुरुआत विद्यालय से करूँगा। और अब आप देखे होंगे कि लैंगिक रूढ़िबद्धता का बढ़ावा जो है विद्यालय से समाप्त कर दिया गया है। अब समानता का जो है वहाँ अधिकार लागू हो गया है और अब वहाँ जेंडर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अब विद्यालय में देखा होगा कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें जो है लड़के और लड़की की जगह पे स्टूडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या है, ये एक कहीं ना कहीं प्रकार से लैंगिक रूढ़िबद्धता को समाप्त करने का वो है, क्योंकि लड़का और लड़की यहाँ मेल और फीमेल की बात होती है, जेंडर की यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट का शब्द यदि प्रयोग किया जाता है तो वो जेंडर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं। आपने देखा जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें शिक्षक व शिक्षिका का भी जो है उल्लेख नहीं मिलता है। उसमें अब शिक्षक व शिक्षिका की जगह पे जो नया शब्द ऐड किया गया है वो अब टीचर्स शब्द ऐड किया गया है। अब विद्यालय में जो है कोई भी बालक या स्टाफ का कोई सदस्य शिक्षक या शिक्षिका के नाम से नहीं पुकारता है, टीचर्स के ही नाम से पुकारता है। तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक रूढ़िबद्धता को समाप्त करने की एक शुरुआत मानी जाती है। अगला पॉइंट इसका हम देखते हैं कि जो स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं, उनके जो है माता पिता से मिलना चाहिए और उनको प्रोत्साहित इस प्रकार किया जाए कि वो अपने बच्चों को जो है विद्यालय भेजें, क्योंकि ये जेंडर का समापन तभी हो सकता है जब व्यक्ति शिक्षित होगा, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो पुरानी धारणाओं को ही अपनाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा कि जो है जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, यानी जो लड़कियां विद्यालय नहीं आती हैं, उनके माता पिता से मिलें, उनसे बात करें और उनको प्रोत्साहित करें, जिससे वो अपनी लड़कियों को जो है विद्यालय भेजें। अगला पॉइंट ये है इसका कि लड़कियों के माता पिता से बात करें तथा इस प्रकार जो है उनके गार्जियंस को बताना चाहिए कि इन बच्चों का काम जो घर का काम है इस प्रकार व्यवस्थित करें जिससे उनको विद्यालय आने का समय निश्चित हो सके। मतलब ये नहीं कि जिस समय उनका विद्यालय का समय है उसी समय कोई घर का जरूरी काम है तो उसको या थोड़ा आगे करवा लिया जाए या थोड़ा बाद में करवा लिया जाए। अगला पॉइंट बताया गया है कि कक्षा में दैनिक कार्य को उनके दैनिक जीवन के साथ जोड़ें, यानी जो कक्षा की गतिविधियां होंगी उनके वो दैनिक कार्य को दैनिक जीवन के साथ जोड़ें, संबंधित करें,
जिससे उनके माता पिता जो है अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। एक शब्द आपने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण या लैंगिक सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? यही होता है कि इसका समापन करना, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता का विपरीत शब्द होता है महिला सशक्तिकरण या लैंगिक सशक्तिकरण। यहाँ से सीटेट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रायः लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, और आपके ऑप्शन रहते हैं ये अवधान आधारित है, दूसरा ऑप्शन रहता है ये सत्य धारणा है, तीसरा ऑप्शन है ये लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपने देखा कि जो है प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। भाई क्यों गणित में कमज़ोर होती हैं? ये कोई रिसर्च थोड़ा ना हुआ है, कोई शोध नहीं हुआ है। ये तो क्या है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये क्या है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित है। मतलब जो प्राचीन समय में पहले जो है, जो लोग मानते थे कि लड़कियां घर के बाहर निकलेंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है वो है, वही है ये लैंगिक रूढ़िबद्धता। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और आपके ऑप्शन रहता है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका है सामाजिक उत्तरदायित्व है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए होता है, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। भैया कैसे बुद्धिमान होते हैं? ये रिसर्च नहीं हुआ है। बस आप जब यहाँ से जो है प्रश्न हल करें तो सिर्फ आप जेंडर को बढ़ावा नहीं देंगे तभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो क्या है ये? लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करती है। थर्ड ऑप्शन होता है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें बचाती है, और ये आपके सीटेट 2012 का प्रश्न है। प्रश्न था कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें बचाती है, और ऑप्शन आपके हैं लैंगिक समानता से, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह से, और चौथा ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो हमें बचाती है, किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, यानी पक्षपात से भी बचाती है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से। भाई सामाजिक उत्तरदायित्व से नहीं बचाती है, जबकि सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। तीसरा ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह। यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है। अगला ऑप्शन प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है लिंग क्या है? तो आपको अभी बताएं कि लिंग क्या है। ये जैविक संरचना नहीं है। लिंग कैसी है? ये एक सामाजिक संरचना है, और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न ये है कि एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाता है? और आपके ऑप्शन होते हैं सामाजिक जिम्मेदारी से, सेकंड ऑप्शन है लैंगिक समानता से, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक पक्षपात से, और चौथा ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता से। तो जो एक अच्छा विद्यालय है वो हमें किससे बचाती है? तो लैंगिक पक्षपात से बचाती है। अगला प्रश्न ये है कि माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य, माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा लड़कियों से ये कहना कि आप घर के कामों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो ये क्या है? और आपके ऑप्शन ये होता है ये प्रगतिशील विचारधारा है, दूसरा ऑप्शन है ये रूढ़िवादिता है, तीसरा ऑप्शन है ये मनोवैज्ञानिक चिंतन है, और चौथा ऑप्शन है ये समावेशी सोच है। तो आपने देखा कि प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लड़कियों से ये कहना कि आप घर के काम पर ज़्यादा ध्यान दें, यानी केवल लड़कियों से कह रहे हैं कि घर के काम पर ज़्यादा ध्यान दें, जबकि लड़कों से नहीं कह रहे हैं। तो ये आपके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है।
अगला प्रश्न यह है कि भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है, और आपके ऑप्शन रहता है पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक या दोनों नहीं। तो आप ये संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण भारत में जो समाज की अवधारणा है तो वो पितृसत्तात्मक मानी जाती है, क्योंकि हम आप सब लोग हैं। ये कोई पूछता है कि भाई ये किसका लड़का है, तो लोग बताते हैं ये रमेश का लड़का है, ये महेश का लड़का है, क्योंकि उसके पिता के नाम के द्वारा जो है उसका परिचय दिया जाता है, जबकि उसके माँ के नाम के द्वारा उसका लड़के का परिचय नहीं दिया जाता है। तो भारत, ये संपूर्ण भारत की बात किया जाए तो पितृसत्तात्मक जो है समाज की अवधारणा है। लेकिन एक और हम आपको बताएं कि भारत में एक प्रदेश पड़ता है असम, और असम में जो है मातृसत्तात्मक जो है समाज की अवधारणा है, और ये जो है किस जाति में होता है, तो ये जो है गारो जनजाति में जो है होता है। आपने देखा कि जो है पितृसत्तात्मक जहाँ समाज की अवधारणा होती है वहाँ ये लड़के का शादी होता है तो वो लड़के के घर जो है बहू आती है, मतलब उसकी वाइफ आती है, उसकी पत्नी आती है, लड़के के घर शादी ब्याह करके आ जाती है। लेकिन जो मातृसत्तात्मक होता है समाज, जैसे आपको बताया कि असम में गारो जनजाति में, तो वहाँ पे जो है किसी लड़के की जब शादी होती है तो वो हमेशा के लिए अपनी ससुराल चला जाता है, वो अपनी ससुराल में रहता है। वो जैसे यहाँ पे संपूर्ण भारत में देखा जाए तो लड़कियाँ जो है अपने ससुराल को जाती हैं शादी के बाद में, लेकिन गारो जनजाति ऐसी है असम की, तो वहाँ पे जो है लड़का जो है अपनी ससुराल जाता है, वहाँ रुकता है जा करके। अगला प्रश्न ये है कि बुद्धि लिंग पर निर्भर होती है। बुद्धि जो है वो लिंग पर निर्भर होती है, और आपके ऑप्शन रहेंगे कि पूर्णतः सहमत हैं, दूसरा ऑप्शन है पूर्णतः असहमत हैं, तीसरा ऑप्शन है आंशिक रूप से सहमत है, और चौथा ऑप्शन है कुछ निश्चित नहीं है। तो आप बताइए कि बुद्धि लिंग पर निर्भर है। भाई पूर्णतः सहमत, भाई बुद्धि का लिंग से ने क्या मतलब पुरुष और महिला से क्या मतलब लिंग का, तो इसलिए पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पूर्णतः असहमत है, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये पूर्णतः असहमत होता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, और आपके ऑप्शन रहेंगे पारिवारिक निर्धनता, दूसरा ऑप्शन रहेगा सांस्कृतिक कारण, तीसरा ऑप्शन रहेगा धार्मिक कारण, और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो ये लैंगिक भेदभाव जो उत्पन्न करते हैं ये परिवार से ही होता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो है सीता खाना बना रही है, राम खाना खा रहा है, यानी सीता लड़की है तो खाना बना रही है, राम लड़का है तो खाना खा रहा है। ये परिवार से भी जो है शुरुआत होती है, सांस्कृतिक यानी समाज से भी इसकी शुरुआत होती है, और धार्मिक इसका कहीं ना कहीं कारण होता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि मुंबई में एक जो है मज़ार पे महिलाओं का प्रवेश वंचित था, यानी पुरुष जा सकते थे, लेकिन एक निश्चित एज निर्धारित कर दी गई थी कि 13 से 30-35 वर्ष की उम्र के बीच की जो महिलाएं होंगी या लड़कियां होंगी वो जो है वहाँ पे नहीं जा सकती, उनका प्रवेश वर्जित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का समाधान किया और उसको खारिज किया। तो आपके ऑप्शन क्या होगा, कहीं ना कहीं धार्मिक जो है कारण लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देता है, इसलिए आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न ये है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव होने के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आपका ऑप्शन रहेगा पढ़ाई से वो विरक्त होने लगती हैं, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि वो विद्यालय में बहुत खुश रहती हैं, तीसरा ऑप्शन रहेगा उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है, और चौथा ऑप्शन रहेगा वो विद्यालय जाने से कतराती हैं। अब आप वही बताइए कि आप विद्यालय गए, यदि आपका प्रति कोई किसी ने भद्दा कमेंट्स किया, आपका किसी ने मजाक उड़ाया,
तो आप विद्यालय जाएंगे? नहीं जाएंगे ना कहीं आप विद्यालय जाने से कतराएंगे। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि लैंगिक भेदभाव होता है परिवार स्तर से, समाज स्तर से या विद्यालय स्तर से या उपरोक्त सभी। तो लैंगिक जो भेदभाव होता है वो परिवार से भी होता है, विद्यालय से भी होता है और समाज से भी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न यह है कि लैंगिक भेदभाव दूर करने में किसकी भूमिका होती है? परिवार की या समाज की या अध्यापक की या उपरोक्त सभी। तो लैंगिक भेदभाव जो दूर करने की शुरुआत होती है, भूमिका होती है, वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि परिवार से भी जो है इसको दूर करने का जो है प्रयास किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है, विद्यालय से भी की जा सकती है, अध्यापक द्वारा की जा सकती है, समाज से भी की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और ये प्रश्न आपके जो है सीटेट 2011 में पूछा गया था कि राज्य स्तर पर एक संगीत प्रतियोगिता के लिए एक विद्यालय जो है लड़कियों को वरीयता देता है। यानी कोई विद्यालय है वो राज्य स्तर पर अपने विद्यालय में संगीत का आयोजन करता है और उसमें वो लड़कियों को वरीयता देता है, मतलब बढ़ावा देता है। तो ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है या प्रयोजनात्मक उपागम है? तीसरा ऑप्शन है ये जेंडर भूमिका है और चौथा ऑप्शन है ये जेंडर भूमिका नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यानी वो विद्यालय कहीं ना कहीं लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये जेंडर आधारित है। क्योंकि भाई कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि लड़कियां ही संगीत सीख सकती हैं, लड़कियां ही संगीत गा सकती हैं। क्योंकि ये लड़कियां ही संगीत सीख सकती होती, गा सकती होती, तो आप देखा होगा कि कुमार सानू हैं, मुकेश हैं, बहुत सारे जो है हमारे संगीत के लोग हैं जो अच्छे अच्छे गानों का निर्माण किया है, अच्छी अच्छी संगीत पे धुन दी है। तो ये केवल लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता है। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा वो बुद्धि पर बनेगा, क्योंकि बुद्धि टीईटी से सिलेबस तो हटा दिया गया है और बुद्धि को हटा करके टीईटी में जो है निर्देशन एवं परामर्श के भाग को जोड़ दिया गया है। लेकिन सीटेट में जो है बुद्धि से 1-2 प्रश्न निश्चित बनते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।